आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। चैप्टर 3 चल रहा है। ये लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर होगा ये 21। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आपका एंटी सुपरस्टिशंस और एंटी कन्वर्सन लॉज। मीन्स एंटी सुपरस्टिशन मतलब लोग जो मान रहे हैं किसके बारे में? भूत प्रेत के बारे में या कोई ब्लैक मैजिक के बारे में। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग क्या नियम है, या एंटी कन्वर्सन लॉ, जो कन्वर्सन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रोकने के लिए क्या नियम है। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एंटी सुपरस्टिशंस लॉ। एंटी सुपरस्टिशंस लॉ का क्या मतलब है? एंटी सुपरस्टिशंस लॉ एम्स टू कर्ब द रेजिंग इंसिडेंट्स ऑफ विच हंटिंग। विच हंटिंग का मतलब है कि नर कंकाल वगैरह का जो काम चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, एंटी सुपरस्टिशंस लॉ एम्स टू कर्ब द रेजिंग इंसिडेंट्स ऑफ विच हंटिंग एंड अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस एंड हाईलाइटेड बाय द एनसीआरबी डाटा। एनसीआरबी डाटा के द्वारा जो हाईलाइट किया हुआ है। एनसीआरबी क्या मतलब है? एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये जो विच हंटिंग का जो ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस चल रहा है, इसी को हाईलाइट करने के लिए क्या है, उसमें से एक नियम बनाया गया। जैसे सेवरल हाई कोर्ट्स हैव एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर ए सेंट्रल लॉ टू एड्रेस सच इशू इफेक्टिवली। इस इशू को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने मिलकर के क्या किया, ये एम्फेसाइज किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिसेस कैरिड आउट इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये प्रैक्टिसेस किस नाम पे होता था? रिलीजन के नाम पे। ऑफन वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये किसको वायलेट कर रहा है? पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, हेल्थ को वायलेट कर रहा है, मोरालिटी को वायलेट कर रहा है। ठीक है, स्टेट्स लाइक्स महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ हैव इम्प्लीमेंटेड स्पेसिफिक लॉ टू कॉम्बैट दिस प्रैक्टिसेस। जैसे महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब ने क्या इम्प्लीमेंट किया था? स्पेसिफिक लॉ इम्प्लीमेंट किया था ताकि इन सारे प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, इन सारे प्रैक्टिसेस को कॉम्बैट कर सके। ठीक है, महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, अघोड़ी एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 एम्स टू एलिमिनेट डेंजरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मीन्स ये जो डेंजरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रहा है, वहाँ पर महाराष्ट्र ने क्या निकाला, महाराष्ट्र ने क्या बोला, महाराष्ट्र में कौन सा नियम है? महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, अघोड़ी एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 ये लाया गया महाराष्ट्र में ताकि एलिमिनेट हो सके डेंजरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये जो डेंजरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन सबको क्या कर सके, हम एलिमिनेट कर सके। तो इसके लिए क्या लाया गया? महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, अघोरी एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। ठीक है, ये 2013 में लाया गया। असम में क्या लाया गया? असम ब्लैक मैजिक एक्ट सिक्स टू प्रिवेंट विच हंटिंग। विच हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए असम में क्या लाया गया? असम ब्लैक मैजिक एक्ट। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट वर्नरेबल इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। और ताकि क्या हो सके, इससे जो भी इंडिविजुअल इसके संपर्क में आ रहा है उससे क्या हो सके, उससे इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ताकि क्या हो, विच हंटिंग को क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, अब देखिए, अब ये सब बात तो हो गई, नियम तो हम ला दिए, लेकिन क्या है, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इसमें क्या क्या चैलेंजेज आ रहा है, जैसे सोशल एक्सेप्टेंस। सोसाइटी में इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस है ही नहीं। वाइड स्प्रेड बिलीव इन सुपरस्टिशंस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इन्फोर्स लॉ इफेक्टिवली। मीन्स इतना ज़्यादा बिलीव हो गया ये सुपरस्टिशंस पे, ये ब्लैक मैजिक पे, कि क्या हो रहा है, उन चीज़ों को इफेक्टिवली इन्फोर्स ही नहीं होने दे रहा है। इस लॉ को इफेक्टिवली क्या होने दे रहा है, इन्फोर्स ही नहीं होने दे रहा है अपने जगह पे। ठीक है, दूसरा, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। मीन्स साइंटिफिक टेम्पर का कमी। साइंटिफिक टेम्पर कहने का मतलब है कि लोग साइंस के पीछे नहीं है। लोग मान रहे हैं कि हाँ चलो ये
कितना जल्दी चीज़ें हो जाए, मीन्स किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू, चाहे वो और किसी के थ्रू क्या हो, वो किसी न किसी तरीके से हो जाए। तो इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिकली लोग नहीं सोच रहे। क्या साइंटिफिकली हमें सोचेंगे तो हमें काम आएगा, वो चीज़ें लोग नहीं कर रहे। वो लोग बिलीव भी इसी पे कर रहे हैं। लिमिटेड प्रमोशन ऑफ रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक अवेयरनेस, मीन्स साइंटिफिक अवेयरनेस का क्या है, बहुत कम प्रमोशन है। लीड्स टू कंटिन्यू रिलायंस ऑन हार्मफुल प्रैक्टिसेस। इसके कारण क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस के ऊपर रिलायंस हो रहे हैं, हार्मफुल प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। रिलीजियस सपोर्ट, बहुत सारे रिलीजियस सपोर्ट मिल जाता है इनको। सुपरस्टिशंस आर ऑफन डीपली रूटेड इन रिलीजियस बिलीफ्स, मेकिंग चैलेंजिंग टू चैलेंज और रेगुलेट देम। मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीपली रूटेड है कहाँ पर, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर। इसलिए क्या है, इसलिए इसको इन्फोर्स करने में परेशानी हो रहा है। मीन्स इसलिए इसको इन्फोर्स करने में, या फिर इसलिए इस नियम को लागू करने में परेशानी हो रहा है। लोग क्या है, लोग जो रिलीजियस है, हर रिलीजन में है, ऐसा नहीं है कि हर रिलीजन में नहीं है, हर एक रिलीजन, हिंदू में भी मिलेगा आपको, मुस्लिम में भी मिलेगा आपको, क्रिश्चियन में भी मिलेगा आपको, जैन में, मीन्स जो भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन में मिलेगा आपको। हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है इन चीज़ों का, लेकिन हर एक रिलीजन्स में मिलेगा। तो क्या है कि इन चीज़ों को रेगुलेट करने में एक चैलेंज होए जा रहा है कि रिलीजियस के कारण ही लोग मानने को तैयार हो रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को क्या है, इन चीज़ों को मीन्स इन्फोर्स करने में भी क्या है, या रेगुलेट करने में भी चैलेंज आ रहा है। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, illiteracy and insufficient awareness campaign hinder the understanding the dangers associated with such practices। मीन्स कहने का मतलब है, इस प्रैक्टिसेस को करने के लिए क्या है कि अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत कम है। लोग बहुत कम अवेयर हैं और बहुत कम एजुकेटेड है, जिससे इलिटरेसी और इनसफिशिएंट अवेयरनेस, इसके कारण क्या है कि लोग इससे जो एसोसिएटेड डेंजर है, इससे जो एसोसिएटेड खतरा है, उसको नहीं समझ पाते और ये प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एंटी सुपरस्टिशियस। अब आते हैं हम लोग एंटी कन्वर्सन, रिलीजियस कन्वर्सन। रिलीजियस कन्वर्सन में क्या है, रिलीजियस कन्वर्सन में क्या है, नो नेशनल लॉ, कोई नेशनल लॉ नहीं है। इंडिया करेंटली लैक्स ए नेशन वाइड लॉ स्पेसिफिकली एड्रेसिंग फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्सन। मीन्स अभी ऐसा देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि क्या कर सके, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्सन को रोक सके, एड्रेस कर सके। ठीक है। स्टेट लेवल लॉ, स्टेट लेवल लॉ में क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, इंट्रोड्यूस्ड लॉ टू क्रिमिनलाइज फोर्स्ड कन्वर्सन। उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया है कि इस लॉ को क्या कर दिया है, स्टेट कर दिया और क्या बोल दिया है कि अगर इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या बन जाओगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे। फोर्स्ड कन्वर्सन को मीन्स क्या है, फोर्स्ड कन्वर्सन मतलब ज़बरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करवा दिया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में अभी क्या किया है, स्टेट लेवल लॉ में क्या किया, उत्तर प्रदेश में अभी इंट्रोड्यूस किया गया एक नियम को जो कि क्या करता है, आपको फोर्स्ड कन्वर्सन को क्रिमिनलाइज करता है, मेकिंग देम ए पीनल ऑफेंस। उसको क्या बनाता है, पीनल ऑफेंस बनाता है। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 क्या कहता है, वाइल इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन्स। आर्टिकल 25 का क्या मतलब है, आर्टिकल 25 का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना रिलीजन्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इट प्रोहिबिट्स फोर्स कन्वर्सन, आप फोर्स कन्वर्सन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपना रिलीजन्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, फोर्स कन्वर्सन नहीं कर सकते। और दोज मेड थ्रू इंड्यूसमेंट लाइक कैश और काइंड, मीन्स या तो आप किसी को कैश दे करके या आप किसी को दया दिखा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने किसी को पढ़ने के लिए स्कूल दे दिया, आपने किसी को खाने के लिए राशन दे दिया, तो ये सारी चीज़ दया दिखा करके या आपने किसी को कैश दे दिया, ये सारी चीज़ दे करके आप क्या कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्स कन्वर्सन इसी को कहते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप अपने रिलीजन्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन्स का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप किसी को फोर्सली क्या कर सकते हो, फोर्सली
कन्वर्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्सन एक्ट 2020 में उत्तर प्रदेश ने एंटी कन्वर्सन लॉ लाया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्सन एक्ट 2020 प्रोहिबिट्स एनी फोर्स्ड कन्वर्सन कंडक्टेड थ्रू फ्रॉडेंट मीन्स फ्रॉडली क्या कर रहा है, मीन्स किसी भी फ्रॉड के थ्रू क्या कर दे रहा है, उसको क्या कर दे रहा है, फोर्सली कन्वर्ट कर दे रहा है, किसी भी फ्रॉड के थ्रू उसको फोर्सली कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। स्टेट लाइक्स मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर आल्सो इनेक्टेड सिमिलर एंटी कन्वर्सन लॉ। स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन लोगों ने भी एंटी कन्वर्सन लॉ लाया है। राइट टू रिलीजन इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्सन। देखिए स्टेनिस्लस केस क्या कहता है कि राइट टू रिलीजन इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्सन। मीन्स आपके पास राइट टू रिलीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये भी अधिकार आ गया कि आप क्या करो, उसको कन्वर्ट करो, किसी को भी आप फोर्सली कन्वर्ट करो। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 कहता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलीजियस ट्रस्ट। आप किसी भी इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हो, बनाने का अलाउ कर सकते हो और अपने रिलीजियस ट्रस्ट को मेंटेन करने का अलाउ कर सकते हो। रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है एंड मैनेज प्रॉपर्टी एज पर द लॉ, और प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है नियम के अनुसार। ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी अपने रिलीजियस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हो और अपने प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो एज पर द लॉ के अनुसार अपने प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो। द वक्फ एक्ट गवर्न्स द डेडिकेशन एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर इस्लामिक लॉ। वक्फ एक्ट क्या कहता है? ये क्या गवर्न कर रहा था? ये गवर्न कर रहा था डेडिकेटेड एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी था और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था उसको क्या कर रहा था, उसको एक चैरिटेबल पर्पस के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर एक चैरिटेबल पर्पस के लिए मैनेज कर रहा था वक्फ प्रॉपर्टी। यह वक्फ एक्ट क्या कर रहा था? वक्फ एक्ट कर रहा था कि एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहा था। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका इस्लामिक लॉ के अंदर। ठीक है। वंस डेडिकेटेड द प्रॉपर्टी बिकम्स इनएलिएनेबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड। अगर एक बार ये चला गया वक्फ बोर्ड के पास तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम बेच नहीं सकते। रिसेंटली पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू बिल। हाल फिलहाल में पार्लियामेंट ने एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया है टू एड्रेस इशू इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एमिंग टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन द रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है। वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए क्या किया है, अभी एक न्यू बिल पास किया। देखिए बात क्या हो रहा था कि वक्फ प्रॉपर्टी है क्या? वक्फ प्रॉपर्टी है कि लोग क्या कर रहे थे कि अपना ज़मीन को डोनेट कर दे रहे थे वक्फ बोर्ड को। जब अपना प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया वक्फ बोर्ड को, अब वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का हो गया। जब वक्फ बोर्ड का हो गया तो अब क्या होगा कि अब उस प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड ही क्या कर सकता है, अपना हक जमा सकता है। अब देखिए, अब इससे पहले जिसने वो प्रॉपर्टी को डोनेट किया, जिन लोगों ने भी उस प्रॉपर्टी को डोनेट किया, क्या वो प्रॉपर्टी पहले उनकी थी? जिन्होंने भी उस प्रॉपर्टी को क्या किया, उस प्रॉपर्टी को डोनेट किया किसको? वक्फ बोर्ड को। क्या ये प्रॉपर्टी जिन्होंने इसको डोनेट किया है, क्या ये प्रॉपर्टी पहले इनके ऑनर ये थे? अगर ये ऑनर थे तब तो ठीक है, और अगर ये ऑनर नहीं थे तो क्या होगा? तो फिर ये कैसे इसको डोनेट किए? तो इसी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसमें। तो इसी को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक न्यू बिल पास किया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग चर्च ऑफ गॉड केस एंड अजान केस। चर्च ऑफ गॉड केस एंड अजान केस। In the Church of God case and Azan case, the court ruled that using loudspeaker
फॉर प्रेयर इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हमने पहले भी देखा था कि क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और क्या नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो क्या है, लाउड स्पीकर का यूज करना ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है। द जजमेंट emphasize that public peace and individual rights must be protected over religious practices that cause noise pollution। इस ये जजमेंट ने क्या एम्फेसाइज किया, जजमेंट ने क्या एम्फेसाइज किया कि जो भी पब्लिक पीस है, जो भी पब्लिक की शांति है और इंडिविजुअल्स राइट्स और एक इंडिविजुअल्स के राइट्स, इसको प्रोटेक्ट करना होगा ओवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। किसके ऊपर? रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको लोगों का इंडिविजुअल राइट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दैट काउज नॉइज पोल्यूशन, ताकि जो भी नॉइज पोल्यूशन दे रहा है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 27 के ऊपर। आर्टिकल 27 का कहना है, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है, आर्टिकल 27 गारंटीज फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। मीन्स आप अगर कोई पार्टिकुलर रिलीजन्स को क्या कर रहे हो, आप अगर कोई क्या कर रहे हो, आप अगर कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन्स को क्या कर रहे हो, आप अगर कोई पार्टिकुलर रिलीजन्स को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टैक्स नहीं देना है। मीन्स कोई भी मंदिर से टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी मस्जिद से टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस से टैक्स नहीं लगेगा। हाउएवर द गवर्नमेंट कैन लिवाई फीस ऑफ मेंटेनेंस चार्जेज एट रिलीजियस साइट्स। रिलीजियस साइट्स पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मेंटेनेंस फी के नाम पे कुछ पैसे ले सकती है, टू इंश्योर देयर अपकीप एंड मैनेजमेंट, ताकि उसका ध्यान रखा जा सके, ताकि उसका मैनेज कर सके। मीन्स आप वो डायरेक्टली वहाँ टैक्स नहीं, गवर्नमेंट क्या कर सकते, गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं ले सकता वहाँ से। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मेंटेनेंस के लिए कुछ चीज़ों को, जैसे कि मान लिया जाए वैष्णो देवी हम जाते हैं, वैष्णो देवी में देखते हैं साफ़ सफाई के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, कुछ पैसे लेता है कि हाँ चलो साफ़ सफाई देना है, या साफ़ सफाई रखना है, या फिर उन चीज़ों को रेगुलेट करना है, या फिर उन चीज़ों को मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पैसे ले सकता है, लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली नहीं ले सकता। मतलब ये आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस से गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकता, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस से, या प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स नहीं लेगा। मीन्स फ्रीडम, इससे क्या है, टैक्सेस से फ्रीडम है, छुटकारा है, ठीक है। आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट फंड्स। देखिए आर्टिकल 28 का क्या कहना है। आर्टिकल 28 कहता है, ये क्या करता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, अगर वो किससे मेंटेन हो रहा है, स्टेट फंड से अगर वो मेंटेन हो रहा है, तो आर्टिकल 28 प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते अगर वो चीज़ें किसके के द्वारा मेंटेन हो रहा है, अगर वो चीज़ें मेंटेन हो रहा है स्टेट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट फंड्स के द्वारा अगर वो चीज़ें मेंटेन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा मेंटेन हो रहा है, स्टेट के द्वारा मेंटेन हो रहा है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग फंड्स फ्रॉम स्टेट। मीन्स कहाँ कहाँ अब आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जैसे कि जो स्टेट जिसको फंड स्टेट से मिल रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट, या वो इंस्टीट्यूट्स से रिकॉग्नाइज किया गया है, स्टेट से रिकॉग्नाइज किया गया है, और उसको फंड कहाँ से मिल रहा है, उसको फंड मिल रहा है आपका स्टेट से। मे ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ओनली विद इंडिविजुअल कंसेंट। मीन्स इंडिविजुअल कंसेंट से क्या कर सकते हो आप, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, रेगुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल कंसेंट्स के ऊपर से आप दे सकते हो, ठीक है।
इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड अंडर रिलीजियस ट्रस्ट बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, वो इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर फॉर्म हुआ है, जो भी रिलीजियस के अंदर फॉर्म हुआ है, लेकिन वो एडमिनिस्टर किसके द्वारा होता है? एडमिनिस्टर होता है स्टेट के द्वारा। आर अलाउड टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मीन्स वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज है, जैसे कि आपका मुस्लिम कॉलेज है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर वो फॉर्म किया गया रिलीजियस ट्रस्ट के थ्रू और कौन मेंटेन कर रहा है? स्टेट मेंटेन कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्योंकि उसमें कंसेंट है। आप अगर किसी भी क्रिश्चियन स्कूल जा सकते हो, जैसे सेंट जेवियर है, सेंट जोसेफ है, आप अगर वहाँ पर किसी भी क्रिश्चियन स्कूल जा रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी इस बात का नॉलेज है कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज है। वहाँ पर क्या हो सकता है? वहाँ पर हमें क्रिश्चियन से रिलेटेड कुछ चीज़ें का नॉलेज मिल सकता है, तो आप इन चीज़ों से ऑलरेडी अवेयर हो, तभी आप भेज रहे हो अपने बच्चे को। तो मतलब आपके पास क्या है? इंडिविजुअल कंसेंट है, आप उन चीज़ों से अवेयर हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप भेज सकते हो बच्चों को। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा? वहाँ पर हो सकता है कि वो आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, डीएवी कॉलेज केस आते हैं। डीएवी कॉलेज केस में क्या था? द कोर्ट हेल्ड दैट टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड कबीर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द प्रमोशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन्स एंड आर देयरफॉर परमिसेबल अंडर आर्टिकल 28। मीन्स गुरु नानक और कबीर के बारे में पढ़ाना, गुरु नानक जी और कबीर के बारे में पढ़ाना, ये क्या है? ये किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन्स को प्रमोशन नहीं है। गुरु नानक जी एंड कबीर जी के बारे में पढ़ाना, ये कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में प्रमोशन नहीं है, इसलिए ये आर्टिकल 28 के अंदर ये परमिसेबल है। आप क्या कर सकते हो? आप इसके बारे में पढ़ा सकते हो। इट फर्दर रूल दैट कॉलेज मैनेज्ड बाय रिलीजियस ट्रस्ट आर अलाउड टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसमें ये भी माना गया कि जो भी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन हो रहा है कॉलेज, उसमें क्या हो रहा है? उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हम कर सकते हैं। अरुणा राय केस क्या था? द कोर्ट क्लेरिफाइड दैट टीचिंग अबाउट रिलीजियस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रीचिंग ए रिलीजन। मीन्स टीचिंग अबाउट रिलीजन, उसको रिलीजन के बारे में पढ़ाना डिफरेंट है और उसको रिलीजियस में कन्वर्ट करना डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। टीचिंग एंड नॉट प्रीचिंग मोर वैल्यू आर नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 20। मीन्स कहने का मतलब है कि आप पढ़ा सकते हो उसके बारे में, आप क्या कर सकते हो? आप उसके बारे में पढ़ा सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप उसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ा सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन्स में। ठीक है, इट स्टेट दैट प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट रिलीजन फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28। मीन्स ये क्या स्टेट करता है कि आप एजुकेशन दे सकते हो, प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट रिलीजन फॉर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रिलीजन्स को क्या कर सकते हो? आप एजुकेशन दे सकते हो। मान लीजिए कोई बाइबल का एजुकेशन दे रहा है, कोई कुरान का एजुकेशन दे रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, आप उसको क्या कर सकते हो? उसको नॉर्मली आप इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एजुकेशन देना ये आर्टिकल 28 का वायलेशन नहीं है, एजुकेशन देना 28 का वायलेशन नहीं है। ठीक है, एडिशनली द कोर्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ धर्म एज ए कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटिंग ए मोरल एंड एथिकल वे ऑफ लाइफ। मीन्स धर्म का मतलब है कि क्या मोरलिटी है लाइफ का, कैसे हम उस लाइफ को एथिकली जी सकते हैं। तो ये क्या है? ये कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि आप धर्म के बारे में बता सकते हो, आप धर्म के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेदर देन द प्रैक्टिस ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन, ना कि आप उसके ऊपर फोर्स करो कि आप यही रिलीजन्स को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटीज़ का क्या राइट्स है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स राइट टू माइनॉरिटीज। ये किसको राइट्स प्रोवाइड करता है? माइनॉरिटी को राइट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट इन टर्म्स टू कल्चर, लैंग्वेज एंड हेरिटेज। मीन्स आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये माइनॉरिटीज को राइट देता है ताकि क्या हो सके, उसका जो इंटरेस्ट, कि उसके कल्चर में जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट हो सके, उसके लैंग्वेज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हो सके और उसके हेरिटेज का प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, इट इज़ कंसिडर एज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। मीन्स अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग माइनॉरिटीज़ को कैसे बोलेंगे? हाँ, ये माइनॉरिटीज़ है, उसको इस तरीके से बोलेंगे कि उसका जितना कम नंबर होगा
उतना वो माइनॉरिटीज होगा, वो माइनॉरिटीज में आएगा। जैसे हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज में, क्योंकि नंबर उसका कम, 50% से कम नंबर जिसका है वो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है। जैसे पंजाब में हिंदू माइनॉरिटीज है, ठीक है, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटीज है। तो ये क्या है, ये नंबर के बेसिस पे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के बेसिस पे क्या किया गया है, इसको कंसिडर किया गया। मीनिंग्स इट अप्लाइज टू एनी कम्युनिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट ए माइनॉरिटी इन ए पार्टिकुलर रीजन्स और स्टेट। मीन्स उस रीजन और स्टेट में क्या हो सकता है, उस रीजन और स्टेट में क्या है कि माइनॉरिटी हो सकता है विदाउट ए स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। मीन्स इस एक क्या है, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटीज़ का, माइनॉरिटीज़ का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड करता है आपका कि आप कितने कम संख्या में हो, कितने कम जनसंख्या में हो, वही क्या है, वही माइनॉरिटीज है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या इंश्योर करता है, इंश्योर दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। मीन्स आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है, आप किसी भी सिटीजन्स को डिनाइड नहीं कर सकते हो किसी भी जगह पे, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर एडमिशन देने से। अगर वो इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा मेंटेन हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशन मेंटेन हो रहा है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, और वो फंड कहाँ से मिल रहा है, उसको स्टेट फंड मिल रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। मीन्स किसके ग्राउंड पे, रिलीजियस के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे और लैंग्वेज की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं की गई है, जेंडर की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जब जेंडर की बात नहीं की गई है तो हो सकता है कि वो क्या हो, वहाँ वो कॉलेज सिर्फ मेल के लिए हो या वो कॉलेज फिर फीमेल के लिए हो। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को फीमेल कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर मेरे को मेल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसके ऊपर चल रहा है, अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान चल रहा है स्टेट फंड्स के ऊपर, तो आप किसी भी रिलीजियस को लेकर के, किसी भी रेस को लेकर के, किसी भी कास्ट या किसी भी लैंग्वेज को लेकर के आप क्या कर सकते हो, किसी का एडमिशन को डिनाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी इन एजुकेशन, ये क्या करता है, ये एजुकेशन में इक्वलिटी को प्रमोट करता है। एंड प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। द कोर्ट हैज रूल्ड दैट द माइनॉरिटी स्टेट ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डिटरमाइंड ऑन ए स्टेट बेसिस। मीन्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करना, ये माइनॉरिटी स्टेटस देना, वो स्टेट बेसिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, वो स्टेट बेसिस के ऊपर है, ना कि नेशनल लेवल के ऊपर, ना कि नेशनल उसको डील करेगा। वो कौन डील करेगा, वो डील करेगा आपका, वो कौन डील करेगा, वो डील करेगा आपका नेशनल लेवल, वो डील करेगा आपका स्टेट, ना कि नेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल, हिंदूज आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए माइनॉरिटी इन पंजाब। पंजाब में हिंदू को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, ड्यू टू देयर न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज इन द स्टेट। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है, मीन्स लोग क्या है, वहाँ पर न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है, मीन्स वहाँ पर जनसंख्या कम है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब देखते हैं राइट टू माइनॉरिटीज में 2 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। 2 आर्टिकल के बारे में क्या क्या है, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है, इफ़ यू हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, देन यू हैव राइट टू कंजर्व देम। इफ़ यू हैव distinct culture, language, script, then you have right to conserve them. Then you have right to कंजर्व देम। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है
राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियंस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, राइट टू एस्टेब्लिश institutions for religious and linguistic minorities and linguistic minorities। आप क्या कर सकते हो, आप रिलीजियस या लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के बेस्ड पे क्या कर सकते हो, आप इस्टेब्लिश कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि मुंबई में क्या है, मुंबई में मान लीजिए गुजराती स्कूल खोलना है तो वहाँ पर आप खोल सकते हो। जैसे कहीं पर भी जैसे बंगाली खोल सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो, तमिल पढ़ाने के लिए, तमिल लैंग्वेज के लिए, तमिल लिंग्विस्टिक के लिए क्या कर सकते हो, आप तमिल लैंग्वेज के लिए इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो। तो ये आपको आर्टिकल 30 राइट्स देता है, ये आपको क्या करता है, आर्टिकल 30 राइट्स देता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्टिकल 30 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।